मुझे सऊदी अरब आए दूसरा महीना होने वाला था, लेकिन अभी तक मुझे कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली थी। मेरे यहाँ आने का अजीब वाक़या था, कोई सुनता तो यकीन ही ना करता। मैं तो वहमा गुमान में भी नहीं था कि मुझे यहाँ आने का मौका मिलेगा। मैं अपने घर की गरीबी की वजह से बेहद परेशान था, क्योंकि मेरी बहनों की शादी सिर्फ इस वजह से रुकी थी कि हमारे पास जहेज़ नहीं था। एक दिन मैं सड़क पर परेशान बैठा बैठा था कि एक आदमी बड़ी सी गाड़ी में मेरे पास आया, कहने लगा, तुम परेशान हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा, भाई भाई जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दिमाग ना खाओ। कहने लगा, तुम्हें नौकरी देने आया हूँ, इधर तुम्हारी ख्वाहिश नहीं तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मैंने जल्दी से कहा, रुक जाओ, मुझे तफसीलन बताओ। अंदर ही अंदर मैं घबरा रहा था, कहीं मेरे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। लेकिन वो आदमी कहने लगा, फिक्र ना करो, अगर अपने हालात बदलना चाहते हो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बाहर के मुल्क भिजवा दूंगा, वहाँ पर तुम काम करके अपने हालात बदल सकोगे। मैं बाहर जाने का सुनकर फ़ौरन खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि एक बार इसकी बात सुन लेता हूँ, क्या पता वो कोई नेक आदमी हो, लेकिन वो मेरी मदद क्यों करना चाहता है। मैंने इससे पूछा, भाई ना मैं तुम्हें जानता और ना तुम मुझे जानते हो, फिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाह रही हो। कहने लगा, बस मैं ऐसे किसी ही हर रोज़ गरीब को की मदद कर दिया करता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत दिया है। मुझे ये सारा मामला कुछ भी इसरार लग रहा था और कुछ मशकूक भी, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। कुछ दिनों पहले ही अपनी हमाकत की वजह से नौकरी छोड़ चुका था। मैंने अल्लाह का नाम लिया, इस आदमी के साथ चल दिया। वो मुझे लेकर एक बड़े से बंगले में आ गया। मुझे कमरे में बिठाकर वो आदमी गायब हो गया। कुछ देर बाद आया तो इसके हाथ में पैसे और वीज़ा था। मुझे देखकर कहने लगा, ये पैसे पकड़ो और अपना पासपोर्ट बनवाओ, कुछ दिनों बाद तुम्हें टिकट भी मिल जाएगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत मुझ पर यूँ मेहरबान होगी। मैं इसी वक्त पैसे लेकर वहाँ से आ गया। अगले कुछ दिनों में मैंने पासपोर्ट बनवा लिया। अगले रोज़ इसी आदमी के घर गया तो इसने मेरे हाथ में टिकट थमाई और साथ ही एक मोबाइल नंबर भी दिया और बोला, परसों तुम्हारी फ़्लाइट है, वहाँ जाकर जो मोबाइल नंबर मैंने दिया है इस पर रब्ता करना, तुम्हारी नौकरी हो जाएगी। मैं घर वालों को बताकर सऊदी आ गया, लेकिन एयरपोर्ट से निकलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो नंबर मुझसे कहीं खो गया है। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि अब मैं क्या करूँगा। तो यहाँ किसी को जानता तक नहीं, जाने वो आदमी कौन था जिसने मुझ पर मेहरबानी करके यहाँ भिजवाया था। लेकिन अब मैं यहाँ आकर फंस गया था। मैं बेहद परेशान था। पहले मेहनत मजदूरी शुरू कर दी ताकि अपनी भूख मिटा सकूँ। मुझे यहाँ आए दूसरा महीना होने वाला था और मैंने अभी तक अपने घर वालों को एक रुपया नहीं भेजा था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक अमीर आदमी मुझे अपने घर ले गया और माली की नौकरी दे दी। मुझे वहाँ से अच्छी तनख्वाह मिलने लगी। वहाँ साहब की एक रिश्तेदार खातून आती थी, वो मुझे घूर घूर कर देखती रहती। एक दिन साहब ने मुझे इस अरबी औरत के घर भेज दिया कि तुम आज से इसके मुलाजिम हो और इसके घर की ड्राइविंग करोगे। वो अरबी औरत मुझ पर बहुत मेहरबान थी, मेरी तनख्वाह भी अच्छी थी और इसने मुझे रहने के लिए बहुत अच्छा कमरा दिया हुआ था, जबकि इसके बाकी मुलाजमिन सरबैन क्वार्टर में रहते थे। इस औरत की एक जवान बेटी थी, वो कहीं जाती तो मुझे अपने साथ लेकर जाती। मैंने आज तक इसकी शक्ल नहीं देखी थी। वो खुद को काले बुरके में ढाँप कर रखती। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे, मुझे इस औरत की बेटी की हरकतें मशकूक सी लगने लगी। वो गाड़ी में मेरे साथ आकर बैठ जाती और करीब आने की कोशिश करती, मेरा हाथ पकड़ती, मगर मैं डर की वजह से चुप बैठा रहता। एक दिन अरबी औरत ने मुझे घर के अंदर बुलाया और कहने लगी, तुम्हें अपनी बहनों की शादी के लिए कितनी रकम चाहिए। मैंने कहा, लाखों रुपए चाहिए होंगे, क्योंकि जहेज़ बनाना है। कहने लगी, तुम जितने पैसे मांगोगे तुम्हें दूंगी, मेरी एक शर्त है और वो ये कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करना होगी। मैं ये शर्त सुनकर परेशान हो गया, क्योंकि मुझे उसकी बेटी ठीक नहीं लगती थी। मैं वैसे भी अपने मुल्क में शादी करना चाहता था, मगर जब मैंने इनकार किया तो इस औरत ने मुझे धमकी डाली। वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मुझे जेल भिजवा देगी। मजबूरन मैं इस शादी पर राज़ी हो गया। इस औरत ने मेरे सामने ढेर सारे पैसे रखे और बोली, बात दरअसल ये है, मेरी बेटी को तुम पसंद आ गए हो, वो तुम्हें ढेर सारी दौलत और आसाइश देगी, जो तुम मांगोगे वो देगी, मगर शर्त यह है तुम निकाह से पहले इसकी शक्ल नहीं देख सकते, निकाह के बाद ही देखोगे। ये शर्त सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, मगर इतने सारे पैसे देखकर मैंने इरादा कर लिया कि अब ज़रूर इसकी बेटी से शादी करूँगा। ये तो मेरी ज़िंदगी बदल देगी। अब मेरे पास इनकार का जवाब ही नहीं था। मुझे पैसे और हर सहूलत मिल रही थी, इसके बदले अगर मुझे किसी बदसूरत या माजूर लड़के से भी शादी करनी पड़ती तो ये घाटे का सौदा नहीं था। मैंने इस अरबी औरत से ढेर सारे पैसे लेकर पाकिस्तान भिजवाए ताकि मेरी बहनों की शादी हो सके। इस सारी सूरत हाल में मशकूक सिर्फ एक बात थी, और वो ये कि इस औरत की बेटी की शक्ल मैंने आज तक नहीं देखी थी। दूसरा ये कि वो मुझसे ही अपनी बेटी की शादी क्यों करेगी। कोई तो वजह ज़रूर होगी जो मुझसे छुपा रही थी। सोच सोच कर मेरी बस हो गई थी। एक दिन वो औरत कहने लगी, एक हफ्ते बाद तुम्हारा और मेरी बेटी का निकाह है, और तुम इसकी शक्ल भी निकाह के बाद देखोगे। इस औरत ने बताया कि मेरी बेटी कुछ दिनों के लिए अपने किसी अजीज़ के पास दूसरे मुल्क चली गई है।
जैसे ही वो आएगी इसी दिन तुम्हारा निकाह इससे हो जाएगा। मैंने हामी भरी। मुझे लगा सादगी से निकाह होगा, लेकिन इसलिए तो इसकी धूमधाम से तैयारियां शुरू की। मैं हैरान रह गया। मेहंदी की तकरीब तो इतनी ज़बरदस्त थी, मैं सोच भी नहीं सकता था इसकी बेटी अभी तक नहीं आई थी। अब मैं तजस्सुस में पड़ गया कि वो ऐन वक्त पर आएगी। बारात वाले दिन सुबह सुबह मैंने अपने घर कमरे की खिड़की से देखा, एक बड़ी सी गाड़ी से एक निकाब पोश लड़की निकली और अंदर चली गई, और वो इसी औरत की बेटी थी जो अब मेरी बीवी बनने वाली थी, मगर इसने आज भी अपने चेहरे पर निकाब किया हुआ था। मैं ये सब देखकर हैरान हो गया। फिर सोचा कि चलो जो भी है, निकाह के बाद राज खुल जाएगा। अब मुझे निकाह का इंतज़ार था। मैंने पाकिस्तान में अपनी शादी के बारे में किसी को नहीं बताया था। पता नहीं ये शादी कितने अरसे चले। निकाह हुआ, निकाह के बाद दुल्हन को मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। मैंने बेताबी से दुल्हन का चेहरा देखने के लिए घूंघट उठाया, और जैसे ही इसका चेहरा देखा मेरे तो होश उड़ गए। इसने कहा था कि तुम्हारी शादी अपनी बेटी से कराऊंगी, मगर ये सामने दुल्हन के रूप में बैठी हुई कोई लड़की नहीं, बल्कि वो तो मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। मेरा जिस्म कांप रहा था, और फिर सामने मेरा माजी घूम गया जब मैं पाकिस्तान में था। मेरा नाम इरफान है और मैं मास्टर्स करने के बाद नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा था। हर नौजवान की तरह मेरा भी पाकिस्तान से बाहर रहने का ख्वाब था। मोबाइल पर बाहर वालों की ज़िंदगी की वीडियो देख कर मेरी हसरत बन गई थी। काश मेरा किसी बाहर के मुल्क में वीज़ा लग जाए, मैं वहीं रहने लग जाऊँ। मैं सबसे बड़ा भाई था, और मुझसे बड़े छोटे 6 बहन भाई थे। कभी भी तो मुझे अम्मा और अब्बा पर भी गुस्सा आता कि इन्होंने इतने बच्चे पैदा करने से पहले अपने महदूद वसाइल और गरीबी को भी देख लिया होता। क्या था वो 4 बच्चे कम पैदा करते, कम से कम मेरी ज़िंदगी तो आसान होती। बड़ा होने के नाते मेरे नाजुक कंधों पर बेइंतहा जिम्मेदारियां थी। मैंने मैट्रिक के बाद नौकरी करनी शुरू कर दी। एक वक्त पढ़ता और एक वक्त मुलाजमत करता। यूं ही रोते धोते मैंने मास्टर्स कर लिया और नौकरी के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी। बड़ी मुश्किल से एक बड़े साहब के यहाँ ड्राइवर की जॉब मिली। तनख्वाह अच्छी थी, इसलिए चुप करके काम करने लगा। सुबह 8 बजे जाता और साहब की बेटी को दफ्तर छोड़ने चला जाता, कभी 2 बजे तो कभी शाम के 5 बजे। मैं साहब की बेटी को दफ्तर से घर वापस लाता। बाकी वक्त मैं सुकून से बैठा रहता, क्योंकि मेरा काम सिर्फ साहब की बेटी को दफ्तर छोड़ने और लेने जाना। साहब की बेटी ने हमेशा निकाब किया होता था। मैंने अभी तक इसका चेहरा नहीं देखा था, और ना ही मुझे देखने की तमन्ना थी, क्योंकि मैं सिर्फ वहाँ काम करने जाता था, और मैं नहीं चाहता था कि इस नौकरी से निकाला जाऊँ। मेरे यार दोस्त मुझे समझाते, साहब की बेटी को अपने प्यार के चाल में फंसाओ, करोड़पति बाप की बेटी है, और तू भी तो इतना हसीन है, अगर तुम इसे पसंद आए तो सारी ज़िंदगी ऐश करोगे। कभी ये बात मेरे दिल को लगती, क्योंकि ये अमीर होने का शॉर्टकट तरीका था और निहायत आसान भी। लेकिन मैं अपने डर की वजह से साहब की बेटी के सामने नज़रें तक नहीं उठाता था। इससे लड़की ने भी कभी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की, बल्कि मुझे लगता था वो गूंगी है, क्योंकि 1 महीने के दौरान मैंने इससे बात करते नहीं सुना था। मेरे दोस्त मुझे कहते थे कभी बात करने की कोशिश कर लिया कर, क्या पता वो जवाब दे दे। मैंने बड़ी हिम्मत से एक दिन कोशिश की और पूछा, मैडम कल की छुट्टी चाहिए, कल आपको छोड़ने और लेने नहीं आ पाऊँगा। मैंने सोचा कि वो मुझे पूछेगी कि क्यों छुट्टी करनी है, या वजह पूछेगी, मगर इसने एक लफ्ज़ भी ना कहा और महज सर हिला दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा कि क्यों इस पत्थर दिल लड़की से अपना सर टकराऊँ। मुझे नहीं लगता ये मेरे जाल में फंसेगी। अगले दिन मैंने जानबूझकर छुट्टी की ताकि अगले दिन जाऊँ तो वो कुछ पूछेगी तो सही, मगर इसने पहले ही इसके बाप ने पूछ लिया कि तुम कहाँ गायब थे, कल आए क्यों नहीं। मैंने कहा साहब बाप घर पर नहीं थे। मैंने मैडम को बताया था कि वो मुझे ज़रूरी काम है, किसी वजह से नहीं आ सकता। साहब ने कहा अच्छा ठीक है, मगर अगली बार छुट्टी लेनी हो तो मुझे ज़रूर बताना, मेरी बेटी से कुछ ना कहा करो। मैं हैरान होकर सोचने लगा कि साहब अपनी बेटी से इस कदर खफा क्यों रहते हैं। मैंने कहा इस मैडम से प्यार से बात करते नहीं देखा था। फिर इसने चौकीदार से मालूम हुआ कि साहब की नहीं बल्कि साहब के भाई की बेटी है। इसका नाम ज़मीना है, मगर सब इसे मैडम कहते हैं। वैसे तो वो बाहर के मुल्क रहती है, मगर साल में कुछ महीने यहाँ गुजारती हैं। साहब को इनके काम से नफरत है, मगर इसे कहते नहीं। मैंने आज तक ध्यान से देखा नहीं था कि वो कहाँ जाती है और क्या करती है। अगले दिन मैंने जिस दफ्तर के सामने से छोड़ा, वहाँ का बोर्ड पढ़ा, और इसे पढ़कर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो तो कोई इदारा था जो ख्वाजा सराओं की देखभाल के लिए बनाया गया था। वो अंदर चली गई। मैंने गाड़ी कुछ फासले पर खड़ी कर ली। कुछ देर बाद चंद ख्वाजा सराओं वहाँ से निकले तो मैंने एक से पूछा कि वो यहाँ की मालकन कौन है। इसने बताया कि समीना मैडम बहुत बड़े घराने से ताल्लुक़ इनका ख्वाजा सराओं को तालीम देती है। मैं बहुत मुतासिर हुआ। समीना मैडम कितनी अच्छी है, मुझे वो सच में अच्छी लगने लगी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता इससे बातचीत करने की कोशिश की तो वो भी मेरे साथ घुल मिल गई, और अक्सर हमारी बातचीत होने लगी। अब्बू गाड़ी में बैठते ही निकाब उतार लेती। मुझे लगने लगा कि वो भी मुझे पसंद करने लगी है। बहुत जल्द मुलाकातें समीना के चचा की नज़रों में आ गई, और एक दिन उन्होंने मुझे घर बुलाया और कहा तुम जानते हो समीना की असलियत क्या है।
जानोगे तो उल्टे पाँव यहाँ से भाग जाओगे। मैंने कहा ऐसी भी क्या असलियत है इसकी, इससे शादी करना, मैं तो इससे शादी करना चाहता हूँ। साहब जी मेरी बात सुनकर अजीब नज़रों से देखने लगे, कहने लगे वो लड़की नहीं ख्वाजा सरा है, तीसरी जिन्स से ताल्लुक़ रखती है, कैसे शादी करोगे। ये सुनकर मेरा सर पर आसमान टूट पड़ा। मुझे इन लोगों से लगाव देखकर ही समझ जाना चाहिए था कि इनकी असलियत क्या है। उनके साथ जब होती थी तो यही लगता था वो इसी जिन्स से ताल्लुक़ रखती है, मगर मैंने कभी इस पर शक करने का सोचा ही नहीं था। इस आदमी ने सच ही कहा था। मैं सुनकर उल्टे कदमों वहाँ से भाग गया और इससे हर किस्म का नाता और राब्ता ख़त्म कर लिया। इसने इतना बड़ा धोखा दिया था मेरे साथ, मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। मैं नौकरी छोड़कर दर बदर की ठोकरी खाते थक चुका था। तब जाकर किस्मत मेहरबान हुई और मैं सऊदी अरब चला आया। लेकिन मुझे क्या मालूम था मेरी तकदीर में क्या लिखा है। शादी के लिए हामी भरते हुए मेरे जहन में दूर दूर तक समीना का ख्याल नहीं था, मगर जो सोचा था वो हो गया। इस वक्त मेरी दुल्हन के रूप में कोई और नहीं बल्कि समीना बैठी थी। मैंने सर हाथों में थाम लिया। मेरा सर ये सोचकर चकराने लगा था, मैंने ख्वाजा सरा से शादी की है, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। मैं पैसे ले चुका था और घर में मेरी बहनों की शादी की तैयारियां चल रही थी, वरना मैं इसी वक्त वहाँ से भाग जाता। मेरी लालच ने मुझे कहाँ ला खड़ा किया था। एक ख्वाजा सरा मेरी बीवी के रूप में मौजूद थी। मैंने गुस्से में आकर इसे अपने कमरे से निकाल दिया और अपनी माँ के पास चली गई। जैसे ही वो कमरे से बाहर गई, मैं इसी वक्त अंदर से दरवाज़ा बंद किया। मैं इसको अपने कमरे में नहीं देखना चाहता था। सुबह ही तो मेरी सास आई और मुझे धमकी देकर बोली, चुपचाप मेरी बेटी को कबूल कर लो और वलीमे के लिए तैयार हो जाओ, वरना मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मैं मजबूरन अपने घर वालों के खाते उठा और तैयार होने लगा, क्योंकि इसके पहुंच बहुत ज़्यादा थी और वो कुछ भी कर सकती थी। वलीमे के लिए समीना को तैयार हुए देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो लड़की नहीं है बल्कि कोई और जिन्स है। मैं उलझने लगा। वलीमे वाली रात भी मैं कमरे से बाहर निकल कर लॉन में आ गया। मेरी सास मेरे पास आई और प्यार से कहने लगी, तुम यहाँ क्यों खड़े हो। मैंने गुस्से से कहा, आपने मुझे धोखा दिया है। आपने कहा था कि आप मेरी शादी अपनी बेटी से करेंगी, यानी एक लड़की से, लेकिन आपने तो मुझे धोखा दिया है और एक ख्वाजा सरा से शादी करवाती। वो कहने लगी, तुम्हें किसी ने गलत बताया है, मेरी बेटी ख्वाजा सरा हरगिज़ नहीं है, असल बात कुछ और है। मैंने कहा, मुझे कोई असलियत नहीं सुननी। आप मेरी जान छोड़ने से पहले कि मेरी सास कुछ कहती। समीना कमरे से निकल आई और बोली, ठीक है, 1 माह के बाद तुम मुझे तलाक देकर वापस पाकिस्तान जा सकते हो। तुम्हें जितने पैसे दिए गए हैं वो भी वापस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन मेरी एक और शर्त है। मैं बहुत खुश हो गया ये सुनकर कि 1 माह बाद मेरी जान छूट जाएगी। इस 1 महीने के लिए इसकी ये शर्त थी कि दूसरों के सामने मुझे एक अच्छे शौहर होने का नाटक करना होगा, क्योंकि आए रोज़ हमें किसी न किसी दावत पर जाना होता था। मैं हैरान होता था कि यहाँ सऊदी अरब में क्या कोई भी नहीं जानता था कि समीना की असलियत क्या है। इस 1 महीने में मैं इस पर मुकम्मल तौर पर नज़र रखी, कोई भी मशकूक बात ना पता चल सकी। मुझे हर वक्त इसके साथ रहना पड़ता था। रात होते ही मैं दूसरे कमरे में चला जाता। आखिर 1 महीना भी गुजर गया। मैंने जल्दी से इतने तलाक के पेपर्स बनवा लिए। मेरी सास कहने लगी, अभी भी वक्त है, सोच लो, तुम हकीकत से ला इल्म हो, ये ना हो कि जब तुम्हें सब मालूम हो तो पछताते हुए हाथ मलते रह जाओ। मैं समझ गया कि वो मुझे रोकने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, मगर मैं वापस पाकिस्तान आने का फ़ैसला कर चुका था। मैं इसे तलाक देकर वापस पाकिस्तान आ गई। यहाँ मुझे एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करनी थी, इसीलिए मेहनत शुरू कर दी। जो दिल में ख्वाब थे वो सारे ख्वाब ख़त्म हो गए थे। 2 साल की मेहनत के बाद मैं एक छोटा सा कारोबार कायम करने में कामयाब हो गया था। मुझे इस सिलसिले में एक बड़े ब्रांड के साथ मीटिंग करने के ये दोस्त की कंपनी जाना पड़ा, तो वहाँ पर समीना को देखकर मैं हैरान रह गया और ये जानकर तो तंगी हो गया कि अब वो मेरे दोस्त की बीवी है। मैंने अपने दोस्त को सबके सामने खींच कर कहा, ये तुमने क्या किया, तुमने शादी कर ली। मेरा दोस्त मेरा बाजू पकड़कर मुझे दूसरे कमरे में ले गया और कहा कि यहाँ शोर मत करो। मैंने कहा, तुम जानते भी हो तुमने किससे शादी की है। कहने लगा, हाँ मैं जानता हूँ, और मैं वो सब भी जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। पर ये ख्वाजा सरा नहीं है बल्कि एक लड़की है। जब वो पैदा हुई तो डॉक्टर को यही लगा कि वो ख्वाजा सरा है, मगर 15 साल की उम्र में कुछ पेचीदगियों के बायस इसका ऑपरेशन हुआ और वो एक लड़की बन गई। ख़ानदान वालों को यकीन ना आया तो समीना के रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया कि वह ख्वाजा सरा है, और इन्हीं बातों से तंग आकर इसकी माँ ने इसे अपने साथ लेकर सऊदी अरब शिफ्ट हो गई।
اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد سمینہ نے خواجہ سراؤں کے لیے کچھ کرنے کا سوچا، کیونکہ اس پر صرف خواجہ سرا ہونے کا الزام لگا تھا اور اس کی زندگی جہنم بنا دی گئی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ جو سچ مچ مجھ جیسے لوگ ہیں ان کے لیے تو جینا بہت مشکل ہوگا، اسی لیے وہ سال کے چند مہینے پاکستان میں رہتی اور ایک ادارہ قائم کیا، جس کی وجہ سے اس کے رشتہ داروں کا شک مزید بڑھ گیا کہ وہ لڑکی نہیں ہے۔ اور پھر سمینہ کی ملاقات تم سے ہوئی، تم اسے اچھے لگنے لگے، بہت جلد یہ تم سے محبت کرنے لگی، مگر تم اس کے چچا کی باتوں میں آ کر اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ بہت بیمار پڑ گئی تھی، اس کی ماں کو پتہ چلا تو اس نے تمہیں سعودی عرب بلوایا، تمہارے جانے کے سارے انتظامات انہوں نے ہی کیے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کا دل اور گھر بسانا چاہتی تھی، اسی لیے تمہیں مجبور کر کے تمہاری زمینہ سے شادی کروا دی۔ ان کا خیال تھا شادی کی رات تمہاری ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، مگر تم نے تو زمینہ کی بات کو سننا ہی گوارا نہیں کیا اور اپنے کمرے سے نکال دیا۔ تم زمینہ کو وہی سمجھتے رہے جو تم جانتے تھے، ایک بار بھی اگر اس سے بات کر لیتے تو تمہیں سب معلوم ہو جاتا، مگر تم اسے طلاق دے کر آ گئے، بہت ٹوٹ گئی تھی۔ اس وقت میں نے ہی اسے سہارا دیا اور ساری حقیقت جاننے کے بعد شادی کے لیے پرپوز کیا۔ اب ہم وہاں سے پاکستان آ گئے ہیں، یہ ساری باتیں مجھے خود سمینہ نے بتائی تھی تاکہ کل میں اسے تمہاری طرح نہ چھوڑ جاؤں۔ میں یہ سب سن کر ایسا ہو گیا جیسے میرے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری تھی۔ میرا وہ دوست 5 سالوں سے پردیس میں دھکے کھا رہا تھا، لیکن سمینہ سے شادی کرنے کے لالچ نے مجھے کہاں لا کھڑا کیا تھا کہ ایک خواجہ سرا میری بیوی کے روپ میں موجود تھی۔ میں نے غصے میں آ کر اسے اپنے کمرے سے نکال دیا اور اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر گئی، میں نے غصے میں آ کر کمرے کی کنڈی لگا لی اور میں اپنے کمرے میں اس کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ صبح ہوئی تو میری ساس آئی، مجھے دھمکی دے کر بولی، چپ چاپ میری بیٹی کو قبول کر لو اور ولیمے کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ میں تمہیں جیل بھجوا دوں گی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں۔ میں مجبوراً اپنے گھر والوں کی خاطر اٹھا اور تیار ہونے لگا، کیونکہ اس کی پہنچ بہت زیادہ تھی اور وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ولیمے کے لیے زمینہ کو تیار ہوتے دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایک لڑکی نہیں بلکہ کوئی اور جنس ہے۔ میں الجھنے لگا۔ ولیمے والی رات بھی میں اپنے کمرے سے باہر نان میں گیا۔ میرے بعد وہ آج اتنی بڑی کمپنی کا مالک بن بیٹھا تھا۔ میرا دوست کہنے لگا قسمت نے بار بار تمہارے دروازے پر دستک دی، مگر تم نے ہر بار اسے دھتکار دیا۔ تم بدقسمت ہو کہ سمینہ جیسے پیاری لڑکی کو چھوڑ دیا۔ میں مرے قدموں سے اس کے دفتر سے نکل آیا اور سارا قصور میرا اپنا تھا، ساری غلطی میری خود کی تھی۔ کاش میں اس وقت سمینہ کی بات سن لیتا۔ کوئی فیصلہ لینے سے پہلے اگلے کو بولنے کا موقع ضرور دینا چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون غلط ہے؟ کیا سمینہ کو کوشش کر کے حقیقت بتانی چاہیے تھی؟ میں نے جو بات سچ مان کر اس کو دھتکار دیا، ایک عام ریئیکشن تھا جو کسی بھی انسان کا ہو سکتا تھا۔ آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیوں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔